बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम में हमने कुछ मौसम जो तब्दीली की तरफ जा रहा है उसकी भी बात करनी है, इसके साथ साथ कुछ सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। अभी मैं खबर देख रही थी कि जी महंगाई हो रही है, चिकन की कीमत में इजाफा हो रहा है और 350 समथिंग है, तो ये तो 400 तक पहुंच जानी है कीमतें। खैर आगे चल के हम ये भी डिस्कस करेंगे, आपको रेट लिस्ट बताएंगे, साथ ही साथ अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज की अच्छी बात। अहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज आपके सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को बयान करना मकसूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका ये थी, जब आप सोने के लिए बिस्तर पर तशरीफ़ लाते थे तो आप अपने दाएं हाथ को अपने रुखसार के नीचे रखकर दाएं पहलू पे सोया करते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ पढ़ लिया करते थे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होते थे तो आप फरमाया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तो आज के बाद मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस सुन्नत पे अमल करना, सोने से पहले भी दुआ पढ़ के सोना और जब सो के उठा करो तब भी दुआ पढ़ के उठना, ताकि आपका सोना और उठना भी इबादत में लिखा जाए। और ये दुआ हर नमाज की किताब के अंदर आपको दुआ की किताब में मिल जाएगी। आज ही से इस सुन्नत पे अमल करने का एहतमाम करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। आज की अच्छी बात आपके साथ हमने शेयर की और अब बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। पहली खबर आज की क्या है, शहर में एक और बड़ी मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की चौधरी बिरादरान की रिहाइश का आमद। लाहौर क्राइम सिटी बन गया, 300 वारदातें, जोहर टाउन में 1.5 करोड़ की डकैती। लेस्को मेगा स्कैंडल, 4 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग का इंकशाफ। और पंजाब हुकूमत शहर लाहौर पर मेहरबान, शहर के तरक्याती बजट में 6 अरब 97 करोड़ का इजाफा। ये थी आज की खबरें। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। कज़ाफी भट्ट साहब और दुर्रे नायाब ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप बताइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। आपके पास कोई काले जोड़े हैं? कोई अच्छे खासे हैं। अच्छा, अपने कपड़ों के अंदर ना ब्लैक कलर इस्तेमाल लाजमी बना ले। मैंने शुरू कर दिया। दुरे ने भी शुरू कर दिया। मैं पेंट पहनी, मैं बरसों की बातों को बड़ा सीरियस लेता हूँ। अभी हम प्रोग्राम से पहले यही कुछ डिस्कस कर रहे थे कि कोई खास रीजन है भट्ट साहब इसमें? देखिए, आप इलाज करवाने भी लंदन नहीं जा सकते हैं। आपने यहीं पे रहना है। तो देखिए, नजरे बद से बचने के लिए काला ये जादू टोना है ना, ये देखे ना, इसका कोई देखे नमाज़ें लगा वो काले जोड़े से मुतासिर हो गए हैं गाना। वो वाला वो काला जोड़ा पा ये वो वाला तो नहीं, वो अब देखे ना, अब हमारी उम्रें कहाँ पे है कि हमने हाँ ज़्यादा बेगम की फरमाइश पे पहना जा सकता है और किसकी फरमाइश पे हम पहनेंगे? ठीक है। वर्षा ने अच्छी बात से आगाज किया। अच्छी बात से आगाज हो गया। खैर, पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब ये अच्छी है या नहीं है ये भी आपसे जानेंगे हम। खैर, शहर लाहौर इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है और इस मरकज में जो सेंटर पॉइंट है वो हमें चौधरी बिरादरान नजर आ रहे हैं। भट्ट साहब, देखिए, पंजाब की जो गवर्नमेंट है ना, वो चौधरियों के सर के ऊपर खड़ी है। जिस दिन चौधरियों ने अपना हाथ खींचा, ये गवर्नमेंट यूं धड़ल नीचे गिर गई। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर का जाना बनता है। इससे पहले देखे ना, चौधरियों की तरफ जो है वो जरदारी साहब भी चले गए, मौलाना भी चले गए, शहबाज शरीफ साहब भी, तीनों चले गए। हाँ। अब प्राइम मिनिस्टर ना जाए,
हालांकि अंदर हुआ कुछ नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ पूरी ईमानदारी वसूख के साथ। यानी हर कोई वो इम्पैक्ट एक डालने की कोशिश करे और अपनी बारी पूरी करे जा हमारे बड़े ताल्लुकात हमारे बड़े ताल्लुकात है, अंदर गल गुल कोई नहीं हुई कि जी ओपोजिशन दी तहरीक दे नाल तुसी साडे नाल खलोना है ते इंज करना यू करना। यानी ये जो अखबार में तस्वीर नजर आ रही है, इसके पीछे कोई इतनी डीप कहानी हम कुछ कह नहीं दें कि है, कुछ नहीं, सिर्फ सही। मैसेज कन्वे करना मकसूद था प्राइम मिनिस्टर का कि भाईजान असी भी पीछे नहीं गए, जिन्हें सानू अगे कीता उन्हें तानू भी अगे कीता होया, तुसी फिर वही करना जो कुछ करना है। हाँ। लेकिन ये फैक्ट है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ एक इयादत की है, गपशप लगाई है, एक कार्रवाई डाली और प्राइम मिनिस्टर साहब वापस चले गए। हालांकि जो करने वाले उनके काम है वो काम नहीं किए हैं। आपने कल वैसे आप लोगों ने तो डिस्कस कर लिया होगा वो पेट्रोल वाला, एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाऊं लेकिन थोड़ा समझने वाला है, समझने वाला है। जी जरूर। एक बादशाह था, उसके पास एक नानबाई गया, उसने कहा बादशाह सलामत 5 रुपए की रोटी नहीं बेच सकता। उसने कहा अच्छा 30 रुपए की कर दो। उसने जाके 30 रुपए की कर दी। अब आवाम सारी बाहर ना निकल के आ गई कि 30 रुपए की बादशाह सलामत की रोटी बेच। उसने कहा अच्छा 30 रुपए की बेच रहा, बुलाओ इस नानबाई को। नानबाई आया, भाई बादशाह मैं हूँ, 30 रुपए की तुमने किससे पूछ के की है? तुम्हारी सजा ये है कल से तुम 15 रुपए की आधी कीमत पे बेचोगे। पेट्रोल के साथ भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसे ही किया है। हाँ। 13 रुपए 12 रुपए बढ़ाए, 2 रुपये रख लेते, 10 रुपये जड़े अवाम ते एहसान किया है। और अवाम बड़ी दयालु है, उसने कहा वाह 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 हो गई, अल्लाह भला करे, अल्लाह खैर करे, भाग लगे रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमाल कर दिया है। तो असल काम ये है प्राइम मिनिस्टर साहब के करने के, ये काम नहीं है कि आप मुलाकातें कर रहे हैं, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हलीफ जमातें हमारे साथ हैं। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी बात करके एडिशन में ऐड करूंगा कि माशाल्लाह आप चॉइस शुजा साहब अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी और वो भी चॉइस से परेशान होंगे कि हुनते में चंगा भला हो गया। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि किस गल में इबादत। आप देखें ना, आप अच्छे खासे बंदे के पास भी जा के उसको बीमार करना शुरू हो जाए ना, वो वाकई फील करना शुरू होता है कि यार मुझे वाकई कोई बीमारी हुई है या मैं कमज़ोर लग रहा हूँ या मेरी कोई हालात ठीक नहीं है। माशाल्लाह चौधरी साहब तो एक बीमारी का फेस काट चुके हैं, इलाज करा के आए, उसके बाद रूबरू सेहत हुए, तो आज उनको सारी सियासी जमातों को याद आ रही है। चलो ओपोजिशन तो जाए, क्योंकि वो तो कुछ मांगने जाती है ना कि आप हमें सपोर्ट करें, इनकी हुकूमत को। प्राइम मिनिस्टर साहब का जाना और वुज़रा को आखिरी लम्हे तक खबर के मुताबिक लाइल्म रखना, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब कि वो वन मैन उनकी थिंकिंग थी अपनी कि हमने जाके एक खुद साख्ता सॉलिडिटी जो है ना वो शो करनी है कि जी हम बड़े साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन बरसों के बाद ठीक है कि कोई ऐसा मुश्तरका एलामिया, कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी चीज़ जारी नहीं हो सकी जिसमें कोई बहुत ज़्यादा बात हो। चौधरी साहब ने हमेशा ये बात की है कि हम हुकूमत के अलाइंस हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, इत्तेहादी हैं, लेकिन दूसरी सियासी जमातों से मिलने में कोई मज़ाइका तो नहीं है। यानी अगर सिर्फ यहाँ से चौधरी बरादरान की तरफ से कुछ जो है हमें हलचल नज़र आती है तो फिर तमाम तरफ हलचल होगी, क्योंकि इस वक्त चाहे ऑपोजिशन है चाहे हुकूमत है, सबकी नज़रें और सबका और वो सबको वेलकम करते हैं। उनकी मेहमान नवाजी से, उनकी जो हॉस्पिटलिटी से कोई बिलाशुबा बात नहीं। और उन्होंने सियासी तौर पर भी बयान दिया है कि किसी भी सियासी जमात से, किसी भी सियासी रहनुमा से मिलने में कोई मज़ाइका तो नहीं है, ख्वाह वो इत्तेहादी है और ख्वाह वो इत्तेहादी। अच्छा दुर्रे, मुझे इस खबर को वाइंड अप करना है क्योंकि ऑलमोस्ट हमने कहा कि जी ये एक सिर्फ जस्ट मुलाकात थी, एज सच इसमें कोई वो नहीं था, ना तो कोई ऐसा एलामिया जारी किया गया। मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक दूसरे को हुकूमत मैसेज दे रही है, ऑपोजिशन को ऑपोजिशन हुकूमत को दिखा रही है और एक हलचल का ना वो सिचुएशन पैदा की जा रही है, अदरवाइज ये कुछ नहीं है। अगर इजाजत हो तो प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोटोकॉल डिस्कस कर लें कल का? बिल्कुल करें, कर लेते हैं। ये पहले आयशा आप फुटेज दिखा दें और वो जो दावे बड़े बड़े वादे किए गए थे उसके बरक्स बिल्कुल दुरे नायाब ये प्रोटोकॉल था। क्या कहेंगे? गाड़ियां देखें क्या आप गिनती जाए, मैं तो कहता कि नंबरिंग लगाते हैं ना, आप देखें जी कि वो जो हमने वादे सुने थे, दावे सुने थे और प्रोटोकॉल हमने सुना। अच्छा आप ये तो प्राइम मिनिस्टर का है ना, ये तो प्राइम मिनिस्टर का, देखिए पीछे कितनी दूर तक आपको गाड़ियां नजर आएंगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो हमारे मौजूदा सदर साहब हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जी जी, जब उन्होंने सदर बनना था वो इस्लामाबाद से बजरिया मोटरवे एक गाड़ी के अंदर बैठ के आए और ये बाकायदा जो है ना वो मीडिया पे चलाया गया, देखे जी ये सदर बनने जा रहे हैं, और ये बगैर प्रोटोकॉल के आए हैं और लाहौर के अंदर वो घूमे बगैर प्रोटोकॉल के एक ही गाड़ी के अंदर, ठीक है। अच्छा उसके बाद जब वो सदर बन गए, अब उनका प्रोटोकॉल आप देखें, हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बात कही थी, सदर साहब ने यही बात कही थी, है वजीर आला साहब ने भी यही बात कही थी। भाई प्रोटोकॉल के बगैर तो इनकी सांस नहीं आएगी, सिक्योरिटी रिस्क है।
अगर कुछ हो एंड जाएगा तक गाड़ियों जी की कतार है, एंड वो तक, देखे मतलब जहां तक निगाह जा रही है उससे पीछे भी गाड़ियां ही इतनी तो गाड़ियां। गाड़ियां बेचारों चौधरी साहब के घरों के अंदर खड़ी करने की जगह नहीं होगी जितनी को गाड़ियां ले आए। और ये आप देखें ना, आधी लेन बाहर खड़ी की अच्छा हुई है। आप ये देखें गैर मुल्की दौरे पर भी गए, चीन भी गए, रूस भी गए, आप उसका प्रोटोकॉल भी निकाल के देख लीजिएगा वहाँ पे कितना प्रोटोकॉल मिला, कितनी गाड़ियां थी साथ, और कितनी को दुनिया वहाँ पे लेने आई थी, कहाँ पे उनको सिलेक्ट करा। कहे तो फुटेज निकाल के दिखा दूं, है मेरे मैंने देखा है। आप माजी में देखें, क्या जब चौधरी साहब खुद भी वजारत आला पे रहे और क्या चौधरी साहब जब डिप्टी स्पीकर रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, क्या उस वक्त भी प्रोटोकॉल में जोड़ले रोड्स को इस तरह बंद किया जाता था? क्या इनकी आमदोरफ्त पे आज भी वहाँ पे शहरी रहने वाले मुसलसल जो है अज़ाब का शिकार हो जाते हैं? बड़ी मसरूफ रोड है। और इसको आप याद करें कि अगर हम ये पीसीबी की मूवमेंट जो क्रिकेट टीमों की होती थी उसके लिए जब बंद करते थे तो कितना शोर मच जाता था। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब के अचानक दौरे के लिए तमाम जगह पे बंद कर दी गई रोड, और एक दो गाड़ियां हो तो अफोर्ड हो जाता है। आप 2 मिनट में आते हैं, यूं गाड़ियां ठक ठक अंदर गई, गेट क्लोज हुए, बाहर सिक्योरिटी वाले खड़े हुए, समझ ही नहीं आ रहा गाड़ियों की लाइन, और एक से एक बड़ी गाड़ी है। और ये उस वक्त तक रोड क्लोज हुई है जब तक प्राइम मिनिस्टर है, कमाल कर रही हैं, वो क्या करे, वो रेड़े पे बैठ के आए, हाथ कर रही हैं, यहाँ वो हाथ गाड़ी के ऊपर बैठ के, ज्यादा गाड़ियों की कतार हो तो कोई बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब तब्दीली इसी का तो नाम है, इसी का नाम तब्दीली है। अच्छा हम सीख गए बात साहब, हम आपसे ना सीख गए कि तब्दीली एक शख्सियत की तब्दीली का नाम है, बाकी जो तब्दीली है ना वो उसका अल्लाह हाफ़िज़ है। उस मुल्क में आप देख लें क्या क्या हुआ है तब्दीली के नाम पे। ये सिर्फ तब्दीली एक बंदे के जाने से एक दूसरे ईमानदार बंदे के आने तक की कहानी है, ठीक है मान लिया भाई, लेकिन अब इस तब्दीली का जो खुमियाजा आवाम भुगत रही है उसको भी थोड़ा सुन लें, चले थोड़ा अरसा और भुगत लें, मेरी बात सुने, थोड़ा अरसा और भुगत लें, जो लाए हैं वो भी थोड़ा सा और एंजॉयमेंट कर लें, खुद भी वो कर रहे हैं, आवाम को भी करवा रहे हैं। देखें ना, मैंने इस गवर्नमेंट को आप अच्छा आने वाले से भी आप तवक्को कोई ना रखिएगा, मैं आपको ये सीरियसली बता रहा हूँ, आपने स्टोरी वाइंड आने वाले से भी आप कोई तवक्को ना रखिएगा कि वो कोई बहुत बड़ी तब्दीली ले, ये रोल बैक नहीं होगा। और आना ही नहीं, बट साहब आप अच्छा क्या बातें कर रहे हैं? मैं तो अपने बेचारे वज़ीर आला साहब को देख रहा था कि वो यहाँ रहते हुए चौधरी साहब की तबाददारी ना कर सके, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आए तो किस बेचारे किस उस पे बैठे होंगे, उनका मोरल क्या होगा उस टाइम? नहीं कहना चाह रहा था आपने खाम खाम नहीं, मैं देखे वीडियो प्यारे से शरीफुल नफ्स किस्म के वज़ीर आला साहब को छेड़ दिया। देखें कोई ज्यादा लंबा फासला भी नहीं है ज़हूरुल्लाह रोड का और सीएम साहब का, बिल्कुल बिल्कुल ना कोई ज्यादा लंबा फासला नहीं है, ऐसी कोई 2 या 3 मिनट का रास्ता है उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो वो इस पूरे जब जितना अरसा वो बीमार रहे उन्होंने इयादत नहीं की जाके उनकी। हाँ, गवर्नर हाउस के अंदर वो जरूर जाते रहे हैं सैरो तफरी करने के लिए, रेगुलरली जाते हैं। आपको यकीन से ये बात कहूँ, अगर वज़ीर आला पर वक्त ईमानदारी चौधरी साहब की करते जब उनको जरूरत थी, जब वाकई पूरी दुनिया से उनको दुआएं भी जा रही थी तो आज नौबत यहाँ तक नहीं आनी थी। नौबत बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। खैर हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद कुछ बात होगी जहाँ पर हम कह रहे हैं शहर सियासी सरगर्मियों का मरकज है, वहाँ पर शहर मरकज बना है चोरी डकैतियों का भी। लोग इतने परेशान हैं, हर रोज की वारदातें लोगों के लिए वबाले जान बनती चली जा रही हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, इसमें बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद आपको कहेंगे। अब कुछ खबरें तो ऐसी हैं जो हम रूटीन में डिस्कस करते हैं, मतलब एक उनकी कुछ ऐसा नया नहीं होता, हमने रूटीन में वो चीज़ डिस्कस करनी है। एक महंगाई की अगर हम बात कर लें और महंगाई से जुड़ी ये जो शहर में जराइम की सूरत हाल है, 300 वारदातें, जोहर टाउन में 1.5 करोड़ रुपए की डकैती हुई है, और शहर जिसको सेफ सिटी कह रहे थे जी, वो क्राइम सिटी अब नया तो नहीं, मेरे ख्याल से अब यही नाम रख देना चाहिए। दुरनायाब आपसे आगाज कर लेंगे। पंजाब पुलिस को हुकूमत ने कहा था कि आपने आवाम फ्रेंडली होना है, ठीक है, लेकिन वो बेचारे फ़र्क नहीं कर सके कि आवाम में ही चोर भी हैं, डाकू भी हैं, डकैतियाँ भी होती हैं, वो चोर डकैती फ्रेंडली हो गए हैं। और लाहौर शहर की ये हालत है कि अब हमें एक सिंध पुलिस जो है ना वो बातें सुनाती है, और सिंध पुलिस हमें सोशल मीडिया पे दीगर बयान पे कहती है जी कि लाहौर जाके देखें, बातें करते थे, आज अपने क्राइम रेट देख लें। अच्छा, मैं समझता हूँ कि किसी भी इदारे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, ठीक है, आपके लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, आप काम करना ही नहीं चाहते, आपके बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। जब आपके दीगर इदारे आपको ताने देना शुरू कर दें, आपको बातें लगाएं, आपको जुगते लगाएं, आपके पुलिस के अलाइज डिपार्टमेंट, फिर आप क्या करेंगे? आप कुछ तो करेंगे ना। आपको अपनी कोई गैरत का मुजाहरा कर लेना चाहिए, बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं। लोग तो लुट रहे हैं, लोग तो दहलीज पे क्या, आप घरों के अंदर लुट रहे हैं, बैंकों के अंदर, बैंकों के बाहर लुट रहे हैं, दुकानों के अंदर, दुकानों के बाहर लुट रहे हैं। कराची वाले हालात
तकरीबन हम उस दहलीज पे खड़े हैं। तो इसके बाद भी अगर लाहौर पुलिस नहीं जागेगी तो कब जागेगी? और दूसरी बात, आप सेफ सिटी पे जितना डिपेंड करती हैं, उनके तो बेशतर कैमरे ख़राब हैं। आप लाहौर रिंग रोड पे चले जाएं, बेशतर कैमरे ख़राब हैं। आप जिस तरफ चले जाएं वहाँ पे कैमरों की सूरत हाल ये है कि आप 100% यकीन से नहीं कह सकती। लोगों ने जितनी सेल्फ मॉनिटरिंग की है, अपने कैमरे ज़ाती तौर पे लगवाए और जहाँ कहीं लोगों को जरूरत भी है। पड़ी है फुटेज मांगने की कोशिश की जाए तो पता चलता है जी वो कैमरा ही बंद पड़ा। और वो कैमरा क्यों बंद? पता है ये क्या करते हैं? आप कहते हैं जी कि हमारे डकैती हुई है, सीसीटीवी की फुटेज हमें सेफ सिटी दे दें। वो कहते हैं जी पुलिस से आप रब्ता करें। पुलिस में जाते हैं, वो कहते हैं जी हम लिख रहे हैं। वो लिखते हैं तो वो कहते हैं जी नहीं जी ये हम नहीं दे सकते, दे दिया तो हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक्चुअली वो होती ही नहीं है फुटेज, वहाँ तो कैमरा खराब होता है और सेफ सिटी में पुलिस एक दूसरे पे पर्दा डाल रहे होते हैं। और लाहौर शहर में 300 डाके, मेरा तो ख्याल है कि अनरिपोर्टेड जो हैं वो भी छोटी छोटी वारदातें गली मोहल्लों के लेवल पे हर रोज होती हैं। पुलिस कौन जाता है जाके किसी का मोबाइल को पर्स छीना जाता है। आप यकीन माने लोगों का एतमाद भी नहीं है, लोग पुलिस के पास जाते भी नहीं है। बट सब जिम्मेदार कौन है कि हालात कभी बेहतर भी होंगे या नहीं? हम खुद जिम्मेदार हैं। क्यों हम इतना महंगा मोबाइल रखते हैं, क्यों हम इतने इतने पैसे अपने घरों के अंदर रखते हैं, क्यों बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां रख के लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं मैं बड़ा मालदार है। देखिए आप अगर ये कहें, मैं ये बिल्कुल सीरियस होकर कह रहा हूँ, उसकी रीज़न है जब हमें पता है कि पुलिस ने कुछ नहीं करना, जो सेफ सिटी के कैमरे हैं वो सिर्फ आपके चलानों के लिए हैं, उसके अंदर सिर्फ आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट्स आनी है जिसके ऊपर आपको चलान आना, आपने चलान भरना है, या आपने प्राइवेसी लोगों के लिए या आपने प्राइवेसी, बस इसके अलावा आप सेफ सिटी के कैमरों के ऊपर जो है वो कोई डिपेंड ना किया करे कि ये कुछ जराइम की पकड़ने के अंदर, रोकथाम के अंदर हमारी मदद करेगा, ये बिल्कुल नहीं करेगा। पुलिस पे तो आप बिल्कुल डिपेंड ना करें, बिल्कुल। मुझे ये समझ नहीं लगती, पिछली हुकूमतें भी थी, उन्होंने भी पुलिस को इतना भरा, बहुत भरा, भर्तियां की। पीएसएल में इतनी बेहतरीन सिक्योरिटी की ना, हमने 50,000 बंदे लगा दिए। मुझे तो रिजवान नकवी साहब ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि गाड़ी से कंप्यूटर चोरी हो गया, थाने गए, थाने में उन्होंने कहा कि जी होना कुछ नहीं है और सारी नफरी तो हमारी पीएसएल पे है, तो आपका काम किस तो जो पीएसएल से गाड़ी चोरी हो गई, ओथो देख लो वो वही कहने लगा था, वहां से जो लैंड क्रूजर चोरी हो गई, तो पुलिस की यानी कि इतनी नफरी होने के बाद 80-85 हज़ार नफरी है, जहां से यानी कि गाड़ी बड़े आराम से वो चोरी करके ले गया, ना उस बेचारे की फुटेज मिल सकी। सेफ सिटी के कैमरे भी लगे हुए हैं, उस गाड़ी की चोरी की फुटेज भी नहीं मिल सकी। आप ये देख लें कितना चोर स्मार्ट होगा, उन्होंने मतलब जितनी पुलिस डिप्लॉयमेंट वहां पे थी, जितने वहां पर लोग थे, सबसे ज्यादा वो स्मार्ट फिर एक अच्छा फिर हम नाकदीन जो हैं या आप लोग हैं या जो भी है, फिर वो पुलिस पे शक क्यों ना करे कि ये मिले हुए हैं? सही क्या आपने कैसे पॉसिबल है? आपकी डॉल्फिन है, वो जिस जगह पे जहां पे मर्जी जाती है, लोगों को रोकती है, थप्पड़ मारने शुरू कर देती है। कोई मोटर बाइक वाला तेज रफ्तारी से गुजर जाए, उसको रोक के उसको थप्पड़ मारने शुरू करे तो सड़क तेज ना लंघा का दहा लाइसेंस वहा कितों दा क्या। मकसद ये है कि मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा। पुलिस को इस हुकूमत ने भी, आपने कितने जो है पुलिस के सरबराह लाहौर के चेंज कर दिए, कितने सरबराह आपने लाहौर, क्या जरा रत्ती बराबर भी फर्क आया? अब बारिश एक CCPO साहब हमारे आए हैं, कितनी की चेंजिंग आ गई। नो डाउट वो अच्छे होंगे, नमाजी परहेजगार होंगे, अपने काम के साथ जो है वो ईमानदारी के साथ भी करते होंगे, लेकिन उस ईमानदारी का क्या फ़ायदा कि जिसके जो सम्राट हैं वो आप नीचे तक अपनी और बरसात जितना बिगाड़ आ चुका है ना, ये कुछ दिनों की बात भी नहीं है, कुछ महीनों, इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम सर आप रोजाना आपके SP DSP प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, 4 मनशियात फरोश फड़ लेते, फलां पतंगबाज नू फड़ लेता, फलां दे कोलों एनी चर्स बरामद हो गई। और यार ये भी बताओ कितने जराइम, ये इसने सही कहा, 300 वो हैं जो कोर्ट हो गई हैं, ये 300 से 3 गुना 4 गुना, बल्कि मैं कहता हूँ 90% ज्यादा होंगी। जिस बेचारे मोटरसाइकिल सवार से मोबाइल छीना गया या उससे नकदी छीनी गई या वो ATM पे लूट गया, वो कहाँ पे जाता है? सर जब तक पूछगिछ का निजाम, सजा जजा का निजाम नहीं होगा, कारकर्दगी नहीं जांची जाएगी, मंथली बेसिस पे पूछा नहीं जाएगा कि आपने क्या किया, वो भी करके देख। पुलिस अब एक और भी काम कर रही है, वो आंखों में धूल झोंकने के लिए ना एक आर्टिफिशियल पुलिसिंग सिस्टम चला रही है। अच्छा। आप अगर प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे शिकायत कर दें कि मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही, तो फौरन पंजाब पुलिस की तरफ से, कैपिटल पुलिस की तरफ से एक मैसेज आएगा उस पर कि जी हम शहरी की जो है वो शिकायत को फौरी तौर पे टेकअप कर लिया है, अब हमने उस पर FIR दर्ज कर लिया है, और बंदे जो है ना वो उतनी देर में जमानतों पे बाहर फिर रहे होंगे।
और इतना उनको टाइम दे देंगे कि वो शायद बाहर के वो मुल्क से बाहर फिर जाएं। हाँ। आपकी जब पुलिस का निज़ाम ये हो कि पकड़ तक कोई नहीं है, एक आर्टिफिशियल निज़ाम चलाया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को खुश करने के लिए, और वो भी आप अपने सिस्टम को भरने के लिए कि हमने काम किया, ये कुछ आपको ठग से रिस्पॉन्स आएगा। बस वो रिस्पॉन्स आते आते और आपकी एफआईआर दर्ज होते होते इतना प्रलॉन्ग हो जाएगा ये टाइम कि आपके मुलजिम जो हैं या वो जमानतें ले लेंगे या वो गायब हो जाएंगे और लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखें आए रोज रेप के केसेस हैं, यहाँ पे आए हुए रैंसम के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, यहाँ पे डकैतियाँ चोरियाँ तो चले नॉर्मल बात है। अब तो हम जो राहजनी के साथ साथ गैंग रेप और रेप के केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। अच्छा, और उसके बाद इंसाफ भी नहीं मिलता। अच्छा, आप ये भी छोड़ दें, आपको याद होगा कि पुलिस ने पिछले दिनों एक काम स्टार्ट किया था कि जगह जगह नाके लगा के हर मोटर बाइक वाले का जो है वो रिकॉर्ड ले रही थी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पूरा रिकॉर्ड लेती थी। कोई फायदा नहीं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर हमारे पास क्या है जी, लेस्को का मेगा स्कैंडल। अब सवाल ये पैदा होता है कि बड़े बड़े स्कैंडल्स आए और उसी तरह जैसे आए वैसे ही चले गए। मेगा स्कैंडल जो हैं पहले भी बड़े रिपोर्ट हुए। खैर, अब इस मेगा स्कैंडल की बात कर लेते हैं। 4 लाख यूनिट की ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ है। बट साहब आपसे आगाज कर लेते हैं। मेरे से ना ही किया करें यहाँ पर खास, मैं तो आयशा को कहूँगा बड़ा इंकशाफ हुआ है। मैंने कहा कौन सा इंकशाफ, ये 3-4 लाख यूनिट्स है सारे, टोटल 4 लाख यूनिट्स है। कितने के पैसे बनेंगे इनको? बन जाएंगे 1-आध अरब रुपया बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ये कौन सी बात है? पता नहीं कितने लेस्को कमा लेता है इस तरीके से। देखिए, इसकी आप जितनी मर्जी इंक्वायरी करवा लें, जाना इसने मैंने तो कहा बड़े बड़े ऐसे इंकशाफ वो बड़े अच्छा, बरसात में तो अपने घर बिजली पूरी नहीं आती बेचारों के, तो ये तो लेस्को से इतने सताए हुए हैं कि आप यूनिट की बात तो छोड़ें, उनके तो घर में इतनी लाइट नहीं आती कि बेचारे अपना फ्रिज टाइम भी चला लें। कोई ना कोई चीज़ उड़ी होती है, कभी चार्जर उड़ा होता है, कभी कुछ उड़ा होता है। अच्छा, वहाँ पे तो तवज्जो मेंटेनेंस की तरफ तो बहुत बात किया है कि स्टैंडर्ड्स बड़े आए। इन्होंने देखें सारा सिस्टम अपग्रेड करना था, नहीं किया। अंडरग्राउंड शहर में बिजली की तारें करनी थी, नहीं हो सकी। माल रोड और MM आलम रोड खास तौर पे जी, वो होना था, नहीं हो सका। अपग्रेडेशन होनी थी। आपकी वो जो मौसम चेंज होता है ना, टाकियां मारते तारों पे, जिसे मजाक में हम कहते हैं, बिल्कुल मेंटेनेंस के नाम पर लाइट्स ऑफ कर देते हैं पूरा अच्छा, वो होना था, वो नहीं हो सका। उसके बाद बिजली चोरी प्रॉपर हो रही है, लाइन लॉसेस प्रॉपर हो रहा है। जो आपका लाइनमैन माफिया है वो प्रॉपर काम हो रहा है ना, उस पे अंदर के लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो वो तो होगा। एक लाइन माफिया इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जब उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है ना, तो कम से कम मिनिस्टर या वफाकी वजीर से कम फोन नहीं आता कभी भी, तो वहां तक उनकी रसाई होती है और वो वहाँ पे आते हैं। उसके बाद आप गरीब लोगों का तो पता ही नहीं है कि हमने अपने यूनिट्स को किस तरह चेक करना है। हाँ, और आया जो रीडिंग हो रही है, क्या हमारे उस वक्त वो 500 यूनिट थे भी या नहीं थे, जिसकी वो तस्वीर लेके गए हैं। वो तो सुबह दिहाड़ी पे जाता है बंदा, या वो किसी कारखाने में काम कर रहा था या किसी दुकान पे मजदूरी कर रहा होता है, और शाम को एक पंखे एक लाइट जो होगी बेचारे की औकात होती है उतनी भी बिजली यूज करता है। और सारा जो खपत है ना, ये लाइन लॉसेस, ये ओवर बिलिंग की, ये सारा ये वो वाला तबका बर्दाश्त करता है। देखिए, मुझे ना वो किसी ने बड़ा अच्छा वो लिखा, मेरे जेब में वो उसके जुमले आ रहे हैं। उसने कहा सारी तनख्वाह जो उनसी है ना, आप बिजली, पानी, गैस के बिलों में दें और किसी ये लंगर खाने पे जाएं, खाना खाएं और जाके जो है पनाहगाह में सो जाएं। पनाहगाह में जाके सो जाएं। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्या है? आपको ये कहने की जरूरत है कि नौकरियां नहीं मिल रही, आपने के लिए परेशान होने की जरूरत है, जब सब कुछ इतना आसान है। तो अल्लाह ताला का खास करम है, अल्लाह ताला का खास करम है कि चंद बुजुर्ग हैं, उनकी यहाँ पर कुछ बाकियात हैं, लोग वहाँ पे भूखे नहीं सोते। लोग आते हैं, दाता साहब की नगरी में आते हैं, वहाँ पे कुछ पेट भर के सो जाते हैं, वरना तो जो लाहौर में आने वाला परदेसी है वो तो भूखा मर जाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच भट्ट साहब, दुर्र नायाब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक, हेडलाइंस के बाद एक बार शो में आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हम कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी इश्यूज़ जो हैं उन पर आपकी रहनुमाई करते रहें, आपको आसान अल्फाज में समझाते रहें कि अगर कुछ नया हो रहा है तो वो उसकी डिटेल्स क्या हैं, उससे आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। वफाकी शरई अदालत की जानिब से एक तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है और इस फैसले के मुताबिक जी खुला की बुनियाद पर तलाक लेने वाली ख़वातीन को हक महर वापस करना होगा। कुछ तरामीम की गई हैं, कुछ चेंजेस जो लाई गई हैं। इससे कबल क्या इसका तरीक़ेकार था और अब तरामीम के बाद क्या है, इससे किस तरह से
जो ख़वातीन हैं जो फ़ायदा उठाना चाहती हैं उठा सकती हैं। असल में इसका प्रॉपर क्या तरीक़ेकार होगा, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में जो हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, माहिर कानून है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, रबिया बाजवा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले? ठीक ठाक, थैंक यू। रबिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले बताइएगा, ये जो तफसीली फैसला जारी किया गया है, कुछ इसके अहम नुकात बता दीजिएगा। देखिए, जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है, पहले एक समझने की ज़रूरत है कि फेडरल शरीयत कोर्ट है क्या। हाँ। फेडरल शरीयत कोर्ट बुनियादी तौर पे ज़िया दौर में बनाई गई थी, 1980 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इसका बुनियादी मकसद ये था कि ये चेक करना, इस चीज़ को देखना कि जो कवानीन पाकिस्तान के हैं, क्या वो कवानीन जो हैं वो शरीयत के मुताबिक हैं या नहीं हैं। तो उसके ऊपर वो अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं या फ़ैसला देते हैं अगर उनके पास वो चैलेंज हो। और ये ख़ास तौर पे जो देखा गया है वो ये था कि जो हदूद लॉस थे उस वक्त, उसके कंटेक्स्ट में भी था कि जो अपील्स थी उनको वो जो फेडरल शरीयत कोर्ट थी वो उसको देखती थी। अब उसके बाद ये था, उसके बाद क्रिटिसिज्म भी होता रहा कि कोर्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पार्लिमान मौजूद है और क्योंकि बाकी सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो हायरार्की कोर्ट्स के मौजूद है वो इंटरप्रिटेशंस भी करती है कवानीन की, और ऑब्वियसली कि पाकिस्तान का जो आइन है उसके मुताबिक कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता शरीयत से मुतसालिम हो। उससे पहले अगर आप चले जाएँ तो 1961 में ये लॉज बने थे जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस कहते हैं, जब इनको मुस्लिम आइली कवानीन कहते हैं। इसके तहत ये जो सारा तरीक़ाकार था, तलाक, खुला, जो नान नुफ़्का, जहेज़, ये सब चीज़ें जो थी वो उस कानून के तहत रेगुलेट हो रही हैं। उसी के अंदर मौजूद थी एक प्रोविज़न खुला की, कि जो खातून है, जो आपको पता है कि जो मुल्की कानून है और ऑब्वियसली शरई कानून के मुताबिक भी मर्द के पास एक हक़ होता है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। अब उस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए कि किन हालात में वो तलाक, मतलब क्या उसके ऊपर कदगन लगाई जा सकती है जो गैर शरई भी ना हो, या उसको किस तरह रेगुलेट किया जाए, तो एक तो इस कानून के अंदर वो मौजूद है। दूसरी बात ये थी कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस और 1961 और मुस्लिम फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत जो सारा प्रोसीजर था उसके मुताबिक जब खातून खुला के लिए जाती थी, जब खातून को ये हक़ जो है ये इस्लाम ने भी दिया है और आपके जो मुल्की कानून है उसमें भी दिया है, तो जब वो अदालत में जाती थी उसके एक अदालत प्रोसीडिंग्स करती थी जिसको हम रिकन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स कहते हैं, मतलब दोनों पार्टीज आ जाती थी तो फिर अदालत उनको बिठा कर, जज साहब के ऊपर ये लाजिम था कि वो उनको बिठा कर अगर कोई सुलह सफाई की सूरत हाल बनती थी तो वो सुलह करवा सकते थे। लेकिन अगर वो नाकाम होती थी हो जाए या पार्टीज राज़ी ना हो तो फौरी तौर पे दावा जो खुला की हद तक डिग्री हो जाता है। तो पहले ये कानून था कि जब दावा खुला की बुनियाद पर डिग्री होता था तो खातून को अपना हक मेहर वापस करना पड़ता था। जब जिस अमेंडमेंट की आप बात कर रही हैं 2015 में पंजाब हुकूमत की तरफ से अमेंडमेंट्स आई, जो सेक्शन 10, बहुत सारे सेक्शंस थे, ये मुतलका सेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सेक्शन 10 में 5 और 6 जो सब सेक्शंस थे वो ऐड किए गए, और उसके मुताबिक ये था कि अगर रिकन्सिलिएशन की बजाय कंप्रोमाइज़ का वर्ड यूज़ हुआ, और जब दोनों अफ्रीकैन के दरमियान जो खुला के केस में अगर कंप्रोमाइज़ नहीं होता तो अदालत फौरी डिग्री तो करेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो खातून ने हक मेहर दिया था जो पहले पूरा वापस करना पड़ता था उसके ऊपर ये तरमीम आई। उसके मुताबिक अब खातून को 25% जो उसने वसूल कर लिया है, जिसको प्रॉम्प्ट डावर करते थे वो बाकी 75% वो नहीं करेगी। और इसी तरह जो डेफर डावर था जो बाद में वसूल किया गया, जब वसूल किया जाना था उसका 50% जो था वो खातून को फिर भी मिलता था, यानी उसको सिर्फ आधा फोरगो करना पड़ता था। अब जो फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला है उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि खातून को पूरा ही वापस करना पड़ेगा हक मेहर अगर वो खुला के लिए आती है। अच्छा, यानी बाय चॉइस अगर वो डाइवोर्स ले और वो भी उसके अंदर भी एक डिवीजन है, ज़रूर है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी हो रहा है और यकीनन एक पॉइंट ऑफ व्यू, और हम भी समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसमें एक चीज़ है, अगर उस फैसले को पढ़ें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब खातून नापसंदीदगी की बुनियाद के ऊपर खुला लेगी, मतलब खुला के ग्राउंड्स भी खुला लेने मैं ये कह रही हूँ ना कि अगर लड़ाई झगड़े इतने हैं, परेशानियाँ इतनी हैं, अब घरों में नाचाकियाँ इतनी हैं और एक खातून को तंग इस कदर किया जा रहा है कि वो बेचारी तंग आकर ये स्टेप उठा रही है जी, क्या उस सूरत में पूरा बैकग्राउंड देखते हुए भी उसको ये रकम वापस अदा करनी होगी? जी बिल्कुल, इस फैसले के मुताबिक करनी पड़ेगी। और आपको मैं बताऊं कि जो कानून अभी तक रेगुलेट हो रहा था जिसमें खासतौर पर ये अमेंडमेंट्स थी हम बड़ा पॉजिटिव समझते थे, और इसकी वजह एक तबकाती सिलसिला भी है जो मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि देखिए कई ख़वातीन इस वजह से नहीं जा सकेंगी कि वो हक मेहर वापस नहीं करती। माली तौर पर आपको पता है कि हमारी जो 80-90% ख़वातीन है वो इतनी इंडिपेंडेंट
नहीं होती, वो डिपेंडेंट होती हैं अपनी फैमिली या हस्बैंड पे। और दूसरी बात ये है कि अगर उनके पास ये रकम नहीं होगी वापस करने की, कई जगह पे हक मेहर का भी तो आपको पता है कि बहुत वेरिएशंस हैं, मतलब कोई तयन तो उसका है नहीं, मुतयन होता नहीं है। कई फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा भी दिया जाता है, कई में कम भी दिया जाता है, और कई दफ़ा ये होता है कि कम देने के बावजूद, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपये है, अब जो खातून इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कमाती नहीं है और आम तबके से ताल्लुक़ रखती है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो वापस करे। तो लेकिन ये है कि जो अदालत का फ़ैसला है वो एक ख़ास पैराए में किया गया है, उनकी डोमेन में आता था फेडरल शरीयत कोर्ट की, कि वो उसको देखे कि परखे कि क्या वो शरई तौर पे मुनासिब है या नहीं है। तो उनका एक ओपिनियन है, उनका एक फ़ैसला है, उसके रीज़न्स हैं, उसको अगर आप पढ़ें तो उसको आगे सुप्रीम कोर्ट बैठी है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो या उसको परखेगी, उसको देखेगी कि क्या ये कानून और शरीयत के मुताबिक है। कोई ऐसी ऑप्शन रखी गई है कि इन केस अगर खातून नहीं मैनेज कर सकती, नहीं पॉसिबल, और उसके लिए खुला लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कोई बीच में कोई ऐसा रास्ता तो निकालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब हम एक थोड़ा सा एक मुगालता हमारे लोगों में मौजूद है, इवन के हमारे लीगल फ्रेटर्निटी में भी होता है कि हम लोग समझते हैं कि सिर्फ खुला एक ही बुनियाद पर होती है कि खातून नहीं रहना चाहती। ये तो ठीक है, एक बड़ा अच्छा खातून को हक दिया था कानून के तहत, बावजूद इसके कि मैं समझती हूँ कि बराबर का हक तो ज़ाहिर नहीं है वो, क्योंकि उसको फिर भी रुजू तो अदालत से करना पड़ता है। लेकिन बात यह है कि जब उसको हक में अगर उसकी रकम वापस करना पड़ेगी, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो उसके लिए बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अंदर ही एक साथ ही एक कानून है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939, उसके अंदर डिफरेंट ग्राउंड्स दिए गए हैं जो तलाक खुला के। उसमें से एक ग्राउंड क्रूएल्टी भी है कि अगर क्रूअल होता है हस्बैंड अपनी खातून के साथ, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, और उसके अलावा और भी बड़े कि 2 साल फॉर एग्जाम्पल 2 साल अगर नान नुफ्का अदा नहीं करता, 7 साल या उससे ज़्यादा सजा होती है, 4 साल लापता रहता है। तो ये सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं, और इस फैसले के अंदर भी मतलब एक ख़ास अंदाज में उसका जिक्र किया गया है कि नापसंदीदगी के अलावा अगर खातून को जो शादी का बॉन्ड, जिसको हम शरई तौर पर या मजहबी तौर पर समझते हैं, प्रोटेक्शन देता है खातून को, अगर हस्बैंड उसमें नाकाम हो जाता है तो ऑब्वियसली उसके पास ग्राउंड्स हैं, उन ग्राउंड्स को एजुटेट करके अगर वो जाएगी तो उसको फिर हक में पूरा वापस नहीं करना पड़ेगा। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने कहा कि जी पूरा हक मेहर वापस करना होगा, उसके पीछे जो रियलिटी है उसको परखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आया खातून ये स्टेप क्यों उठा रही है, वजूहात क्या हैं, क्यों वो इस लेवल तक पहुंची है। अब मुझे ये बताइएगा, एजुकेट करना लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आज का सबसे बड़ा जो है अलमिया है हमारी। हाँ, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन उनको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। ये जो कवानीन हैं, ये जो रूल्स वगैरह हैं, इनको किस तरह से आम लोगों तक पहुंचाया जाए? देखिए, एक बात मैं ज़रूर बताऊंगी कि जो ख़वातीन है उनके लिए लॉस बहुत फेवरेबल है, कि मतलब अगर वो अदालत में जाती हैं, उनका हस्बैंड फॉर एग्जांपल उनको मेंटेनेंस नान नुफ्का नहीं दे रहा या उनको महीने का खर्चा नहीं दे रहा, तो वो तलाक लिए बगैर भी अदालत के पास जा सकती हैं कि मुझे मेरा नान नुफ्का मेरा हस्बैंड नहीं दे रहा, तो उसको बाउंड किया जाए कि वो पे करे। अच्छा, वो ये भी कुछ रीजन आ जाती ना कि हक मेहर, अब सॉरी आपके निकाह नामे पे ये ऑप्शन होती है, आपने वहाँ पर क्यों नहीं मेंशन? देखिए, अगर उसके अंदर नहीं भी लिखा, उसमें कॉलम जरूर मौजूद है, लेकिन अगर नहीं भी मेंशन तो कानूनी तौर पे हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को नान नुफ्का दे। इसी तरह अगर डाइवोर्स के लिए या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए जाती है वो, तो इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत कम अरसे में उनको तलाक की डिग्री जो है ख़वातीन वो ले सकती हैं। और हक मेहर का आपको पता है, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं कि उसको रिटर्न करना पड़ता है, बहुत सारे केसेस में वो बड़ा नॉमिनल सा होता है। आप ये भी देखिए ना कि बहुत नॉमिनल सा होता है, तो इसलिए भी ख़वातीन के पास कोई इतनी हर्डल नहीं है, वो आराम से जा सकती हैं। अगर वो समझती हैं कि उनका निबाह मुमकिन नहीं है या मज़ीद वो नहीं रह सकती, या फिर वो समझती उनके ऊपर तशद्दुद होता है, उनको ये बर्दाश्त करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और वो अदालत में जाके अपनी डिसोल्यूशन ऑफ अपनी जो शादी की तनसीख करवा सकती हैं। तो कवानीन तो ज़ाहिर है मौजूद हैं, उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करूँगी कि बहुत ऐसे मामलात हैं जिनको अभी अमेंड रिफ़ॉर्म होना है, ये सिस्टम पूरे जुडिशल सिस्टम को अभी रिफ़ॉर्म होना है, जिसमें एक बड़ी बुनियादी चीज़ जो डिलेज़ हैं, बावजूद इसके कि इन केसेस का फ़ैसला कानून के मुताबिक 6 महीने में होना होता है, लेकिन क्योंकि ओवरहॉलिंग ज़रूरी है पूरे जुडिशल सिस्टम की, तो इसमें भी मसाइल आते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का मसला ज़रूर है, लेकिन कवानीन प्रो विमेन मौजूद है। आप एग्री करेंगी कि अभी इशूज़ बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, किसी ना किसी बुनियाद पर ख़वातीन मर्द अदालतों का रुख कर रही हैं, लड़ाइयाँ झगड़े इस कदर ज़्यादा हो रही है कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है। तो क्या कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है कि दोनों फरीकैन को बिठाकर प्रॉपर तरीके से सुलह सफाई कराई जाए, मामलात हल कराए जाएं,
और इश्यूज को सॉल्व किया जाए? देखिए बात ये है कि ये तो एक आपने जो टॉपिक का बात की इसके ऊपर तो पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। मतलब मल्टीपल रीजंस हैं, कोई एक वजह नहीं है। हाँ, इसमें आपको पता है सोसाइटल फ्रस्ट्रेशन भी है, इकोनॉमिक मैटर्स भी हैं, औरत की इंडिपेंडेंस ना होना एक बहुत बड़ा मसला है। मैंने ज़ाती तजर्बा मेरा ये है कि जो ख़वातीन वर्किंग वुमेन हैं या जो फाइनेंशली या वो एम्पावर्ड हैं, जो ख़वातीन, उन घरों में मसाइल बहुत कम हो गए हैं। यानी मतलब ये तलाक वगैरह मैंने खुद देखा है। मतलब मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जो अगर ख़वातीन भी इंडिपेंडेंट हैं, वो भी काम कर रही हैं, वो भी अपने फैमिली में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और वो दूसरा जो अपने इंडिपेंडेंस का एंजॉय करती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करती हैं, उससे फ्रस्ट्रेशन ओवरऑल कम होती है। और अब आप देखें कि जो पाकिस्तान में या हालात है महंगाई के हवाले से, उसमें भी अगर एम्पावर्ड वुमेन होगी, खातून होगी, तो वो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करेगी। तो मेरा कहना ये है कि ये जो अभी आपने बात की है कि रीजंस क्या हैं, उनके ऊपर एक वाकई बात होनी चाहिए। मामला बढ़ते भी जा रहे हैं, उसकी एक और वजह ये है कि इसमें रिपोर्ट क्योंकि हो रहे हैं, अब मीडिया में भी थोड़ी सी है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी आपको कि जो मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर भी एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा सकती है मुख्तलिफ इशूज़ पे। तो मैं यही कहूँगी कि जो ख़वातीन से मुतल्लिका मामलात है उनके ऊपर भी मीडिया को चाहिए कि वो अपना टाइम थोड़ा सा कोशिश होती है कि हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बता सकें कि किस तरह से। खैर ये इश्यूज जो बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके लिए रबिया साहबा से तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी इस पर पूरा एक शो हो सकता है, तो इंशाल्लाह आगे इस पर हम प्लान भी करेंगे। अभी ये जो तफसीली फैसला था उसकी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की है। मैसेज देना चाहेंगे कुछ देखने वालों को? हाँ जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि ख़वातीन जो हैं बिल्कुल इसी तरह की शहरी हैं जैसे मर्द हजरात हैं, उनको इसी तरह की रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं, उसी तरह की इंडिपेंडेंस को डिज़र्व करती हैं। और अगर हम एक हेल्दी माशरा चाहते हैं तो उसमें हमें मर्द और ख़वातीन को बराबरी की सतह पर ट्रीट करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो आइंदा नस्ल है वो भी एक सेहतमंद दिमाग के साथ हम पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने। बिल्कुल आपने सही कहा जी, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच रबिया साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं, जो ब्रेक से पहले हमने बात की कि अगर खुला ले रहे हैं तो उसमें क्या तरमीम आई हैं, क्या तरीक़ेकार है, वो आप सारा आपसे शेयर कर दिया। लेकिन नौबत ही क्यों आए, ऐसी वजूहात इसके पस पर्दा क्या है, क्यों ये रुझानात बढ़ते चले जा रहे हैं, क्यों हम देख रहे हैं फैमिली कोर्ट्स में या फिर सेशन अदालतों में हर दूसरे दिन इशू ही एक ही है कि जी लोग तलाक लेने के लिए पहुँचे हैं, ख़वातीन मर्द लड़ाई झगड़े के वाक़यात हैं और नौबत फिर यहाँ तक आ जाती है। तो इसके पस पर्दा मुहर्रकात क्या हैं, क्यों ये लड़ाई झगड़े और इस कदर बेचैनी, इस कदर कुछ शक की बुनियाद पर ऐसे रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, रीज़न इसकी बेसिकली है क्या? क्या हमारे माहिर नफ्सियात कहते हैं इश्यूज़ किस तरह से हल किए जा सकते हैं, कब आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें आने लगे तो ये अलार्मिंग है, आपको उसको चेंज लेकर आना है। हमारे साथ माहिर नफ्सियात ताहिरा रुबाब मौजूद हैं, उनसे इस पर हम जो है वो बातचीत करेंगे। उनको खुशामदीद शो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच ताहिरा, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, लड़ाई झगड़े, एक फैमिली डिस्टर्ब हो रही है और काम बिल्कुल स्टार्ट होना शुरू है, आपको पता नहीं चल रहा, वो 2-3 महीने में नौबत यहाँ तक आ जाती है कि अलहदगी तक आ जाती है। क्यों ये लड़ाई झगड़े इस लेवल तक बढ़ जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, आपकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है? बेसिकली है ना, जो मैं ये समझती हूँ कि एक तो ईगो जो है ना वो दोनों पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा होती है, हस्बैंड में भी और बीवी में भी बहुत ज़्यादा होती है कि मैं उसको ये क्यों कहूँ, मैं उसको ये क्यों बताऊँ, उसको खुद समझ लेना चाहिए, उसको खुद पता होना चाहिए। एंड देन इट कम्स इन के अच्छा उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। तो वो जो एक ईगो आ रही है, मगर उसके साथ साथ फिर कम्युनिकेशन का एक बैरियर जो है ना वो आता है कि हम वो जो दिल में पलने वाली बातें हैं, जिसको आप कहेंगे कि गिले शिकवे भी हैं, मगर उसके साथ साथ हमारी ज़रूरतें भी हैं कुछ, हम उनको अपने दिल में रख के ये समझते हैं कि अगला बंदा हमें हमारे कहे बगैर समझ ले, उसको पता होना चाहिए कि हमारी ज़रूरत क्या है, हम क्या चाहते हैं। और वो अंदर ही अंदर जब आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पकाते हैं और अपनी कहानियाँ खुद बनाते रहते हैं, और उसमें थोड़ा सा इर्द गिर्द का माहौल भी जो है वो उसमें ऐड ऑन कर रहा होता है। यानी आप इसलिए बात नहीं कर रहे कि अगले बंदे को समझ आना चाहिए, और अगला बंदा इसलिए नहीं आपसे पूछ रहा होता कि यार पता नहीं क्या बात है, शायद कोई नाराज़गी चल रही है, खुद ही बात शेयर कर लेगा या कर लेगी, और नौबत अल्टीमेटली आपकी बहुत सारे टाइम पे रिलेशनशिप के ख़त्म होने पे आ जाती है। एक तो ये कम्युनिकेशन का अप्रोप्रिएट ना होना, होती है कम्युनिकेशन, वो बस ताने तशने और हर वक्त वो वाली चीज़ें जो है वो होती है, हम एक दूसरे को उसके बैड पॉइंट्स हमेशा बताने के चक्करों में रहते हैं, फलां टाइम पे ये हुआ, तुम्हारी माँ ने ये किया, बहन ने ये किया, तुमने ये किया,
और उसके बाद फिर आप उसकी फैमिली के बारे में भी इसी तरह से बातें जो है वो कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होती हैं। मगर वो जो एक सलूशन वाली गुफ्तगू होनी चाहिए ना कि लेट्स डिस्कस, ये प्रॉब्लम आ रहा है, तुम भी मुझसे खिंचे हो, मैं भी खिंची हूँ, प्रॉब्लम है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस, इसके बारे में बात करते हैं, इसको सलूशन की तरफ लेके जाते हैं, इसका हल ढूंढते हैं। ये वाली जो अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन है जो कि सलूशन पे आपको लेके जाए, ये हमारे कपल्स में ना होने के बराबर है। एक्सपेक्टेशंस हैं एक दूसरे से, बहुत हाई फाई एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस भी अल्लाह की तरफ से इस तरह की बनाई हुई हैं हमने कि जी हम चाहते हैं कि अगला बंदा कुछ कहे बगैर हमारे इशारों से समझ जाए, हमारी इस तरह की चीज़ों से। फिर एट द सेम टाइम जो है मैंने देखा है कि ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स जो है जैसे जैसे औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमिक पावर एक्चुअली जो है वो आपको एक स्टैंडिंग देती है, बहुत बड़ी स्टैंडिंग होती है, और आप अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के काबिल हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मगर एट द सेम टाइम मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है, जो कि हमारी पहचान हुआ करता था, हमारा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन था, ये बहुत वीकन हो गया है। उसके वीक होने की वजूहात जो हैं वो ये हैं कि अब हम ज़्यादा एम्पावरमेंट की तरफ जो है वो फोकस करते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग की तरफ नहीं फोकस करते। अभी भी मैं ये समझती हूँ कि ऑफ कोर्स जब कोई लड़की शादी होकर नए घर में जाती है तो ये नए घर वालों का, यानी उसके ससुराल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको इतनी स्पेस दें, इतना एक्सेप्टेंस दें कि वो वहाँ उस घर का हिस्सा अपने आप को फील करे। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उस औरत के खाने पीने के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो उसके सोने उठने पे सारी चीज़ों पे नज़र होती है, मगर अपनी बेटी या अपने बेटे के सोने खाने पीने के ऊपर नज़र नहीं होती। और अल्टीमेटली फिर बहुत सारी चीज़ें जो वो ऐड ऑन होती हैं। एट द सेम टाइम जो लड़की होती है वो अपने ससुराल को अपनी फैमिली नहीं समझती। शी टेक इट एज इफ कि ये एक और लोग हैं, ये मेरे दुश्मन हैं, या ये वो लोग हैं जिनसे मैंने किसी ना किसी स्टेज के ऊपर आके पीछा छुड़ाना है। जबकि अल्टीमेटली तो दो फैमिलीज है ना, एक आपकी अपनी फैमिली और एक आपके शोहर की फैमिली है। आप जब अपने रिलेशनशिप्स को परवान नहीं चढ़ाते, आप अपने लोगों, अपने इर्द गिर्द जो आपकी फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लड़ाइयाँ हर जगह होती हैं, हर जगह। कौन ये हो ही नहीं सकता कि दो डिफरेंट लोग जो हैं वो एक जगह पे बैठे और उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना आए। हाँ, उस लड़ाई को आपने कैसे रिजॉल्व करना है, आपने चीखना चलाना है, रिलेशनशिप को एंड पे लेके जाना है, या आपने उसका कोई बेहतर हल ढूंढना है, ये आपका अपना फैसला होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी इस तरह की होती है कि वो फ़ौरन गुस्से में आते हैं और वो फ़ौरन बहुत बड़ी बड़ी बातें जो अपने मुंह से निकाल जाते हैं, जो कि रिलेशनशिप के ऊपर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रही होती हैं। मैं ये समझती हूँ कि लड़की हो या लड़का हो, उसको ये चीज़ बहुत क्लियरली समझने की ज़रूरत है कि ये रिलेशनशिप जो है जो आप बना रहे हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ द वर्ल्ड। और ये चीज़ अगर समझ जाए तो बहुत सारे मसाइल उस तरह से हल हो जाएंगे। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे। नाज़िम, जब ब्रेक है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो कुछ इस दिमागी हालत में अगर कुछ लोग हैं कि वो किसी की ना मानने को जो है वो तरजीह दे रहे हैं और रिलेशनशिप इससे ख़राब हो रहे हैं, तो फिर उनको इलाज की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ताहिरा रुबाब हमारे साथ हैं। बहुत सारे इश्यूज़ ताहिरा ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि इनमें इलाज की ज़रूरत ही नहीं है। आप मुझे ये बताइएगा, जब आपकी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप किसी की बात नहीं बर्दाश्त कर रहे, तो इस स्टेज पे आपको, जब आप खुद फील कर रहे हैं कि आप में ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि शायद आप ही रीज़न बन रहे हैं बार बार लड़ाई की, तो आप कितना ज़रूरी है कि आप बर वक्त जाएँ माहिर नफ्सियात के साथ चीज़ें अपनी। लोग कहते हैं हमें लोग पागल ना करें। हाँ, अना मैं 3 चीज़ों के बारे में इम्पॉर्टेंटली बात करूँगी कि एक तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है प्री मैरिटल काउंसलिंग का, यानी शादी से पहले काउंसलिंग करवाना, गाइडेंस लेना, नई फैमिली में एडजस्ट होने के तरीके सीखना, ये वो सारी चीज़ें। ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यूली वेड कपल हैं, जो शादी होने वाली है, उनको ज़रूर काउंसलिंग जो है वो लेनी चाहिए और इसके बारे में सीखना ज़रूरी है। ये बहुत, और मैंने देखा है कि कहीं गवर्नमेंट ने इसको अब मैंडेटरी कर दिया हुआ कि आपने काउंसलिंग जो है वो लेनी ही लेनी है, काउंसलिंग होनी चाहिए। और कुछ एनजीओज़ भी इसके ऊपर काम कर रही हैं और हम लोग खुद भी इस पे काम करते हैं। प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको ऐसे डायनामिक समझा देती है कि आपकी वो जो लड़ाइयाँ होना शुरू होती है ना, एडजस्टमेंट आपकी आसान हो जाती है। जब कभी आपको ये लग रहा हो कि कोई मे बी आप, क्योंकि हम खुद अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करते कि मैं गलत हूँ, मेरे अंदर गलती है, हमारी नेचर भी है, और फिर हमें हमारा गलत लग ही नहीं रहा होता बेसिकली।
तो हो सकता है कि आपको ये ना लगे कि मैं गलत हूँ, मगर आपको ये ज़रूर लग रहा हो कि मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हर दिन लड़ाई क्यों हो रही है, हर दिन प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्यों अराइज हो रहे हैं। अगर आपको यही रियलाइजेशन हो जाए कि हर दिन ये क्यों हो रहा है, तो मेरे ख्याल में वो पॉइंट है जहाँ पे आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको हेल्प सीख करने की ज़रूरत है। फ़ौरन हेल्प लें और अपने मसले को हल करें। समटाइम्स मुझे रिसेंटली याद है कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, तो उसने कहा कि मेरी बीवी बाकी सब ठीक है, मगर मेरी उसकी तरफ जो है अट्रैक्शन जो है वो अज़दवाजी ताल्लुकात वाली वो ठीक नहीं है, जो मुझे उसके साथ प्रॉब्लम कर रही है। तो वो जब मैंने उसको एक्सप्लोर किया, उसको काउंसिल किया, तो ही सेड कि ओके आई एम रेडी टू मेक दीज चेंजेस, मैं अपने अंदर ये चेंज पैदा करने में के लिए तैयार हूँ, यानी मैं इस तरह से एक्सेप्ट करूँ और ये वो सारी चीज़ें। सो समटाइम्स चीज़ें जो होती हैं बड़ी छोटी सी होती हैं, एग्जैक्टली बहुत छोटा प्रॉब्लम होता है, मगर क्योंकि आपने उसको डिस्कस नहीं किया होता, आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं होता, वो बड़ा बनना शुरू हो जाता है। तो इट्स बेटर कि जब भी आपको छोटा सा भी प्रॉब्लम लगे, इट डज नॉट टेक एनीथिंग कि आपको जी मसला हो गया और आप किसी के पास जाकर उसको डिस्कस करेंगे तो कोई शेम वाली बात है या कोई पागलपन वाली बात है। नो, नॉट एट ऑल। हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्टक होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं समझ आती हैं, हमें डील नहीं करनी आती। बेहतर ये है कि आप उसको डील करें। एंड मेरी रिक्वेस्ट ख़ास तौर पे फीमेल्स के साथ जो है, और मेल्स से भी रिक्वेस्ट है कि फ़ीमेल्स जो हैं उनको इतना स्पेस ज़रूर दें कि वो नए घर में आके एडजस्ट कर सकें, और उनको सपोर्ट करें, सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो उनको दिया जाए। एंड एट द सेम टाइम फीमेल्स जो हैं उनको अपने अंदर थोड़ा सा टॉलरेंस चीज़ों के लिए ज़रूर क्रिएट करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो एक्सेप्टेंस की वो एक नई फैमिली में गई है, ऑफ कोर्स वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट होगा, वहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा एडजस्ट करने में। वो जो हमारे पास पावर है ना हमारी, कि हम आप एम्पावर्ड खातून हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैं, इस एम्पावरमेंट को अपनी फैमिली की बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल करें, ना कि इस चीज़ को अपने दिमाग में इस चीज़ के लिए बैठा के रखेंगे जी हमें क्या ज़रूरत है, चलेगा चलेगा, नहीं तो ना सके। इस तरह के रवैयों के ऊपर जो है ना थोड़ा सा हमें कट शॉर्ट करने की ज़रूरत है। और जब ये शादी वाला डिसीजन करें, दैट डिसीजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सोच समझ के करें, बिकॉज सिर्फ शादी कर लेना इज़ नॉट एनफ, क्योंकि मैं समझती हूँ लड़कियों और लड़कों दोनों के ऊपर ये प्रेशर होता है कि जी एज होगी, शादी कर लो, शादी कर लो। शादी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उस बंदे से कीजिए जिससे आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी इसके साथ कंफर्टेबल गुजर सकती है। और लड़ाइयाँ झगड़े हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, इसको एक्सेप्ट करें, इसको बड़े बड़े इशू ना बनाएं। आज बात हुई फ़ौरन उसको ख़त्म, क्योंकि वही दो फैमिलीज़ हैं जिनके साथ आपने अपनी बना के रखनी है, वो आपके अच्छे बुरे में आपके साथ रहेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे। आगे करें बात को, लेट गो करने की जो एक चीज़ है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिल को वसी करें। हाँ, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि गलत बातों को भी एक्सेप्ट करें। गलत बात आपको लगे, जहाँ पे आपको लगे कि आपकी हक तलफी हो रही है, वहाँ पे ये ज़रूर पॉइंट आउट करें। जो बात आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, तरीके से उसको ज़रूर पॉइंट आउट करें, मगर हमेशा हकूक़ की बात ना करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात। ये बहुत अच्छी बात आपने की। जब आप अपनी जिम्मेदारियाँ समझने लग जाते हैं तो बहुत सारे मसले जो है वो खुद ब खुद हल होने लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले यही पॉइंट अपनी नज़र में रखें कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, अपने घर को घर समझना है, तो चीज़ें और मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। ताहिरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। खुश आमदीद आपको ब्रेक के बाद कहेंगे। मौसम की हमने स्टार्ट में बात की थी, तब्दीली की तरफ जा रहे हैं और अब जी गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है और आगे आगे मौसम और ज़्यादा तब्दील होना है। इस वक्त भी शहर में धूप है और अच्छी खासी धूप है, तो आगे मौसम कैसा रहेगा, आज के पूरे दिन की क्या प्रेडिक्शन है, मायदा की तरफ चलेंगे। मायदा, बताइए मौसम कैसा है? जी बिल्कुल है ना, शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर लाहौर का मौसम जो है वो तब्दीली की तरफ देखने में नज़र आ रहा है। मार्च का महीने का आगाज़ हो गया बाकायदा, तो मौसम जो है वो तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। शहर का मौसम जो है सुबह के औकात में हल्की जब हवा चल रही होती है तो थोड़ी सर्दी की शिद्दत महसूस की जाती है, लेकिन उसी के साथ जो है वो जब दोपहर के औकात में जो है वो गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जाने लगी है। मौसम तो है तब्दीली की तरफ जा रहा है और दूसरी जानिब शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आज जो है वो 177 ओवरऑल रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो अतराफ़ में भी मुख्तलिफ एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का ये मामूल बन गया है कि उसकी शरह में जो है रोज़ इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। बारिशें ना होने की वजह से इसमें कमी देखने में नज़र नहीं आ रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत जो आज रिकॉर्ड किया जा रहा है 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 21 रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से जहाँ मौसम भी तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है तो दूसरी जानिब एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच मायदा, आपने हमें मौसम की सूरत हाल बताई। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।